हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। दरअसल विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही थी, लिहाजा विज ने तीनों पार्टियों के नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने थे। दोनों दलों के बीच बयानबाजी का संग्राम छिड़ गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया और कहा कि केजरीवाल बेहद शातिर पॉलिटिशियन थे। अब वो अपने साथियों के किए गए गलत कामों को छिपाने की कोशिश में थे। ऐसा है, केजरीवाल जी बहुत ही शातिर राजनीतिज्ञ हैं। अब वो अपने साथियों को जो उन्होंने गलत काम किए हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो बहुत हाँकते हैं कि हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, और एक तरफ अगर आप ईमानदारी की राजनीति करते हो तो एजेंसियों को काम करने दो। जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। साथ ही अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया और कहा कि सुरजेवाला को हरियाणा से निष्कासित किया जा चुका है। साथ ही सुरजेवाला को एजेंसियों की जांच पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। हरियाणा से निष्कासित रणदीप सुरजेवाला को एजेंसियों की निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। देश की एजेंसियां किसी के कहने से कोई कार्रवाई नहीं करती है, वो तथ्यों पर आधारित कार्रवाई करती है। उसमें फिर जो भी होता है वो सबके सामने रखा जाता है। विज ने ममता बनर्जी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल ममता बनर्जी ने बयान दिया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की नो एंट्री होगी, जिसको लेकर अनिल विज ने कहा कि प्रजातांत्रिक देश है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। आने वाले दिन बीजेपी के हैं। ममता बनर्जी अपने आप को तानाशाह समझ रही है क्या? ये प्रजातांत्रिक देश है, इसमें किसी को भी रोका नहीं जा सकता। और आने वाले दिन तो हैं ही भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। इस मौके पर अनिल विज ने खेलो इंडिया को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलो इंडिया शुरू किया है, जिसे लेकर युवाओं में भारी उत्साह है। विज को गर्व है कि खेलो इंडिया इस बार हरियाणा में हो रहा है। साथ ही खुशी इस बात की है कि खेलो इंडिया के कुछ खेल अंबाला के वॉर हीरो स्टेडियम में होने वाले हैं। बता दें 4 जून से हरियाणा में खेलो इंडिया का आगाज होगा। वहीं देखना यही होगा कि विज के तीखे बयान सुनने के बाद विपक्षी दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। हरियाणा में इन दिनों राजनीति काफ़ी उफान पर है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। उसको लेकर भी राजनीति सरगर्मियां बढ़ चुकी है, लेकिन ज़्यादा राजनीति इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर तेज हो गई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिग्विजय जी, सबसे पहले नगर निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। नगर निकाय पहले आप लोग अलग अलग लड़ने की बात करते हैं, फिर एक साथ हो जाते हैं। एकदम से जो दोबारा है वो प्यार क्यों जाग पड़ा गठबंधन? बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दुष्यंत जी के पास उनसे संपर्क हुआ और फिर हमारी ड्यूटी लगी। कल मैं निशान सिंह जी और पार्टी के तमाम जो जिम्मेवार लोग थे वो जाकर के धनखड़ साहब से और तावड़े साहब से मुलाकात हमारी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और हम सब ने ये फिट करके फैसला किया कि कांग्रेस इस पूरे चुनावी रण से भाग गई, कहीं ना कहीं अपने आप को कांग्रेस ने पीछे कर लिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी आमने सामने चुनाव लड़े और कंपटीशन में मुकाबले में सिर्फ ये 2 दल रह जाएं, ये एक अच्छा संकेत नहीं है सरकार में बैठे दोनों लोगों के लिए। ऐसे में ये फैसला किया गया कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे
और 14 और 4 की सीट का बंटवारा दोनों पार्टियों के बीच। चीज़ आपको पहले नहीं दिखी क्योंकि कांग्रेस की तो पहले भी संभावना कम थी कि वो चुनाव शायद न लड़े, जननायक जनता पार्टी लेकिन ने सदैव गठबंधन को निभाने का जो है धर्म निभाया। हमने पहले भी कहा था कि हम मिल करके चलेंगे और देर दुरुस्त ये सारी चीज़ें ठीक हो गई और फिर मजबूती से जो है ना, आपको ऐसा लगा कि अलग अलग लड़ेंगे तो चुनाव परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, सरकार पर जब सवाल। मिलना हुआ, जब मुझे मिलना हुआ या डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत हुई तो सदैव ये कहा गया कि गठबंधन में चल करके मजबूती से आगे बढ़ा जाए। बीजेपी की जो 27 और 28 तारीख को हिसार की बैठक में बीजेपी ने अपना अलग फैसला लिया, मगर उसके बाद भी ये चीज़ें रिव्यू हुई, हालात रिव्यू हुए, बदले और उसके बाद ये फैसला हो गया है कि हम मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का परिणाम कैसे देखते हैं, कितनी आसान रहा है गठबंधन? 46 सीट हैं। मैं ये मान करके चलता हूँ कि अधिकतम सीटें दोनों पार्टियां जीत करके आएंगी और जिससे गठबंधन की मजबूती प्रदेश के हित में और जो है ना वो होगी, दृढ़ होगी। राज्यसभा चुनाव की कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हैं, कार्तिकेय शर्मा जेजेपी समर्थित है, रहा कितनी आसान निर्दलीय देख रहे हैं? उम्मीदवार जब मैदान में उतरे तो उन्होंने नेचुरली, जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है वो उम्मीद और आस करता है कि कौन उसकी सोच का, कौन उससे सहमत जो है दल उसका साथ दे। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा जी को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमारी पार्टी के 10 विधायकों की तरफ से समर्थन पत्र दिया। उसके बाद कुछ निर्दलीय विधायक भी उनके समर्थन में आए हैं। जहाँ तक मुझे सूचना है, भारतीय जनता पार्टी भी उनके समर्थन में बचे हुए विधायकों को डालेगी। ऐसे में कुल आंकड़ा जो है वो 29 तक पहुँच जाता है और एक आंकड़े में आपने अभय चौटाला साहब को गिना है? मैं इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करूंगा। ये काम, इसमें तो अभय चौटाला को भी गिनना पड़ेगा, बलराज कुंडू को भी गिनना पड़ेगा। ये काम कार्तिकेय जी का है और जो लोग इस पूरे चुनाव को मैनेज कर रहे हैं उन लोगों का है। मैं जो गणित हाइपोथेटिकल एक बना करके बैठा हूँ, या जो चर्चा चल रही है, जो आप लोगों से बातचीत होती है, या चंडीगढ़ के अंदर सुबुगाट है, उस हिसाब से कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई एक वहाँ से कम होकर के इसके कार्तिकेय जी के पक्ष में वोट डालेंगे। ऐसे के अंदर कुलदीप बिश्नोई बयानबाजी कर ऐसे रहे हैं, के उन्होंने अंदर- अंतरात्मा की ऐसे बात के अंदर वोट का गणित जो है वो बराबर बैठ जाता है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग, मुझे ये लगता है कि कार्तिकेय जी और उनकी जो मैनेजमेंट टीम है उसके संपर्क में है। कांग्रेस की राज्यसभा के चुनाव में बुरी पराजय होगी। मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं, मगर कम से कम 4 या 5 वोट से कांग्रेस इस चुनाव को हारने जा रही है। बिश्नोई ने कहा है कि सभी विधायकों को अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर वोट देनी चाहिए। विधायकों की अंतरात्मा क्या कहते हैं? खासतौर से 2 विधायकों की आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे अभय चौटाला की बात करें, बलराज कुंडू की बात करें। हमें इनकी जरूरत क्या नहीं पड़ेगी, वो कार्तिकेय को मैनेज करना है। मुझे उम्मीद है कार्तिकेय जी उसको अच्छी तरह मैनेज करेंगे। कांग्रेस के विधायक तो सारे रायपुर बैठे हैं, फिलहाल एक अच्छे रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं। क्या लगता है कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? चलो कुलदीप को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 30 विधायक तो फिर भी उनके पास है। रिजॉर्ट के अंदर सिर्फ बाहर पुलिस लगाने देने से ही बातें नहीं होती, उनकी भी अपनी अलग सोच है। वहाँ पर और बहुत स्टाफ होता है, बहुत तरह की बातें होती हैं। संपर्क हर तरीके से साधा जाता है और संपर्क हो भी रहा है उन लोगों से, जो हमें सूचना मिली है कार्तिकेय जी। एंड कार्तिकेय जी और उनकी जो पूरी इसके पीछे जो फोर्स है वो मैं ये मान करके चलता हूँ कि कहीं ना कहीं इसको 100% अपने कार्तिकेय की फोर्स को हुड्डा साहब से सामना करना पड़ेगा। हुड्डा साहब ने पूरी मैनेजमेंट कर का वोट ही कार्तिकेय जी को ना मिल जाए। देखते हैं। पिछले चुनाव में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने राजनीति के क्या पैमाने तय किए थे आर.के. आनंद जी के उसमें, तो फिर आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। एक सवाल कांग्रेस ये भी कह रहे हैं कि जेजेपी के तो विधायक खुद हमारे संपर्क में है, आपके विधायक तो एक मुश्त पड़ेंगे कार्तिकेय। मेरे हिसाब से उसमें कोई दोराई नहीं होनी चाहिए, आपको ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। ये थे दिग्विजय चौटाला, तमाम मुद्दों पर बातचीत की और कहीं ना कहीं दिग्विजय चौटाला दावे कर रहे हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा चुनाव में जीतेंगे, वहीं जो नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में गठबंधन की बड़ी जीत होगी। पहली बार महिला डॉग होल्डर्स को शामिल किया गया है। ये महिला डॉग होल्डर्स कैसे काम करती हैं, आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। महिलाएं वैसे तो किसी से कम नहीं। महिलाओं ने देश से लेकर विदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में अपने नाम का परचम लहराया है। वहीं अब महिलाएं आईटीबीपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। पहली बार आईटीबीपी में डॉग हैंडलर्स के लिए महिलाओं को शामिल किया गया है। हरियाणा के इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस फोर्स में 8 महिला डॉग हैंडलर्स का पहला बैच शामिल हो गया है।
ये बैच केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बीच पहला ऐसा बैच है जिसे नक्सल विरोधी अभियानों समेत विभिन्न सुरक्षा कार्यक्रमों में तैनात K9 स्क्वाड के लिए हैंडलर के तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। इससे पहले तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सभी डॉग हैंडलर पुरुष ही थे। इसे लेकर इंस्पेक्टर जनरल ईश्वर सिंह दोहन का कहना है कि इससे पुरानी परंपराएं टूटेंगी, साथ ही महिलाओं को लेकर मानसिकता भी बदलेगी। अब अर्धसैनिक बल में ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। इससे महिलाओं के लिए और भी नए अवसर पैदा होंगे। K9 फील्ड में महिलाओं का व्यवहार डॉग्स को लेकर काफी स्नेहपूर्ण है। इस कारण डॉग्स भी इनके इंस्ट्रक्शंस काफी आसानी से फॉलो कर रही है। इससे डॉग्स को और बेहतर ट्रेनिंग देने में मदद मिल रही है। सभी डॉग्स महिलाओं की वॉइस को लेकर काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। बता दें कि पहले बैच की महिलाओं ने चंडीगढ़ में ITBP के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग को ज्वाइन किया था। इन हैंडलर्स से मालिनोस ब्रीड के डॉग्स को ट्रेन किया गया है। इन डॉग्स को नक्सल विरोधी अभियानों के तहत आम लोगों की सुरक्षा के लिए काम में लिया जाता है। इन महिला डॉग हैंडलर्स को शामिल करके ITBP केंद्रीय गृह मंत्रालय का पहला केंद्रीय अर्धसैनिक बल बन गया है, जिसने महिलाओं को इसमें शामिल किया है। ITBP के पहले बैच में 8 महिला डॉग होल्डर्स हैं। इन डॉग होल्डर्स के द्वारा मानिलोस ब्रीड के डॉग्स को ट्रेन किया गया है। इन डॉग्स को नक्सलवादी एरियो में और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। अंबाला के रेलवे स्टेशन को साफ सफाई के लिए शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि 10 जून को राजधानी दिल्ली में 67वें रेल सप्ताह समारोह के तहत अंबाला जिले के रेलवे स्टेशन को ये सम्मान मिलेगा। 10 जून को राजधानी दिल्ली में 67वां रेल सप्ताह समारोह मनाया जाएगा। समारोह के तहत देश भर के साफ सफाई रखने वाले रेलवे स्टेशन को शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि रेल सप्ताह समारोह में साफ सफाई के लिए अंबाला के रेलवे स्टेशन को शील्ड मिलने जा रही है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को साफ सफाई के लिए पूरे नॉर्दर्न रेलवे की 5 डिवीजन लखनऊ, मुरादाबाद, दिल्ली, फिरोजपुर, अंबाला में अव्वल आने पर दिल्ली में शील्ड दी जाएगी। A1 कैटेगरीज में बेस्ट क्लीनिंगनेस शील्ड जो है वो अंबाला स्टेशन को प्रदान की गई है। ये स्टेशन के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पूरी नॉर्दर्न में सब डिवीजन में से नंबर 1 पोजीशन लेके आना ये सभी कर्मचारियों के लिए और खुशी की बात है। ये फंक्शन 10 तारीख में होगा नई दिल्ली में और इसमें ये शील्ड प्रदान की जाएंगी। अंबाला स्टेशन के लिए भी ये अवसर है कि जो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है उसको प्रॉपर वे से चैनलाइज करके बनाया गया, दिखाया गया लोगों को। अंबाला रेलवे स्टेशन को मिलने वाले इस सम्मान के बारे में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर BS गिल ने बताया कि 67वें रेल सप्ताह समारोह 10 जून को जिसका आयोजन दिल्ली में होना है, उसमें हमारे स्टेशन को साफ सफाई के लिए बेस्ट शील्ड से नवाजा जाएगा। ये शील्ड 5 डिवीजन में बेस्ट आने पर दी जाएगी। ये एक टीम वर्क है। देखिए, ये पर्टिकुलर किसी आदमी के इनपुट नहीं होता है। ये सभी डिपार्टमेंट्स के सभी वर्क जो रेलवे कर्मचारी हैं, ये उनका जो काम करने का तरीका है उसको थोड़ा और डेवलप किया गया, उनको मोटिवेट किया गया और जिसका रिजल्ट है कि हम नॉर्दर्न में बेस्ट क्लीनिंगनेस स्टेशन डिक्लेयर किया गया। 5 डिवीजन हैं पूरी और 5 डिवीजन में से अंबाला को काफ़ी शील्डें प्रदान हुई हैं इस बार। अंबाला रेलवे स्टेशन को मिलने वाले इस सम्मान से जहां रेलवे स्टेशन का मान बढ़ेगा, वहीं बाकी के रेलवे स्टेशन प्रबंधन भी स्वच्छता को लेकर प्रेरित होंगे। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब अंबाला रेलवे स्टेशन को ये सम्मान मिलने वाला है, क्योंकि आज से पहले अंबाला के रेलवे स्टेशन को ये सम्मान कभी नहीं मिला था। यमुनानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने लूट और हत्या की 4 वारदात को अंजाम देने की बात को कबूला है। अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, जनता त्रस्त। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में बढ़ती आपराधिक घटनाएं हर किसी की नींद
उड़ा रही है। चोर लुटेरों के जहन में तो मानो पुलिस का खौफ निकल चुका है। पुलिस भी ऐसे अपराधों पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसा ही उदाहरण सामने आया है यमुनानगर से। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा ये आरोपी वो है जो जिले में 4 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। काले नकाब में नजर आ रहा ये आरोपी सभी वारदातों को खुद प्लान करता था। घटना के मुताबिक अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम देता था। इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे हुई थी जिसमें मुख्य तौर पर गोली मारकर पैसे लूटने की और अन्य जो घटनाएं जिनमें हथियार फायरिंग हुई और लूटपाट हुई, तो उसमें हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि काफ़ी मेहनत की गई थी। जैसे हमारी CIA 2 टीम के इंचार्ज जो हैं उन्होंने और उनकी टीम ने, बाकी टेक्निकल टीम ने भी काफ़ी गहनता से सभी साक्ष्यों को जुटाया और हमें जब लगा कि इन पूछताछ के बाद काफ़ी हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस थे, तो उसके उपरांत इन्हें गिरफ़्तार किया गया और इस अपराधी ने कबूल किया कि चारों घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। जिन बड़ी वारदातों को ये आरोपी अंजाम दे चुका है उनकी बात करें तो पहली वारदात वार्ड लक्ष्मी थिएटर के पास सुनार को गोली मारकर सोना चांदी लूटने का मामला है। दूसरी वारदात बैंक में कैश जमा कराने गए व्यापारी के ड्राइवर की हत्या कर 50 लाख लूटने का मामला है। तीसरी वारदात रादौर में पुलिस कर्मचारी पर गोली चलाने का है। चौथी वारदात जगाधरी एरिया में एक व्यक्ति पर गोली चलाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा की लूट का मामला है। 4 बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले इस मुख्य आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था, लेकिन पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोच लिया है। जैसे आपको मैंने बताया कि ये लोग जो है ये लगातार इनकी पूछताछ में यही सामने आया, ये लगातार जो है इस फिराक में रहते थे और ऐसी जगह जहाँ पे ये स्ट्राइक कर सकते थे, जैसे कि बैंक, जैसे कि कोई जहाँ पे हाई वैल्यू आइटम हो, उसकी निरंतर रेकी करते रहते थे। और ना केवल ज़िला यमुनानगर में बट इसके साथ सटे हुए ज़िलों में भी ये इस प्रकार की रेकी जो है वो करते रहते थे। तो कुल मिला के इनकी गिरफ्तारी से ये 4 घटनाएं भी जो हैं वो सुलझी हैं, ये अपराध सुलझे हैं और मुझे लगता है आगे आने वाली जो घटनाएं हैं उनको भी ये अंजाम दे सकते थे। तो इनके द्वारा उन घटनाओं पे भी रोक लगाई गई। इस आरोपी से जब पूछताछ की गई तो इसने कबूला कि लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद सारा सामान उसने तालाब में फेंका। अब पुलिस उस सामान की तलाश में जुट गई है। यमुनानगर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने 4 बड़ी वारदातों को कबूला है। इस वक्त हम ये थाना छप्पर के भगवानपुर गांव में मौजूद हैं और यह वही तालाब है जहां आरोपी ने कबूला है कि उसने लूट की एक वारदात को अंजाम देने के बाद जो उसके पास सामान था वो यहीं पर फेंका था। इसके बाद पुलिस दल बल के साथ यहां पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन लगातार 2 दिन से जारी है। जब पुलिस यहां पर पहुंची तो यहां पर तालाब में बहुत पानी भरा हुआ था, लेकिन पुलिस ने प्रशासन की मदद से इस पानी को दूसरी तरफ रिसाव कराया और ताकि सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां पर किसी तरह की परेशानी ना हो। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। ऐसे में आरोपी से पूछताछ में गैंग के 4-5 सदस्यों की जानकारी भी सामने आई है, जिनको पकड़ने में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। जिसमें गन शॉट इंजरी हुई है, वो गन शॉट इंजरी जो है वो 2 में हुई है, जो कि एक जब सुनार की दुकान पे जो सोना चांदी लगभग 11 लाख का जो लूटा गया था और जो हमारे मुलाजिम उप निरीक्षक सतीश को जो गोली मारी थी इन्होंने, वो उन दोनों में गन शॉट इंजरीज हुई थी। सर टोटल कितना कैश था और ज्वेलरी कितनी थी अभी तक जो इन्होंने लूटी? देखिए, जो अभी ये सारी चीज़ें कोरॉबोरेट करेंगे हम, जो है जैसे मैंने बताया अभी तक जो है 7 लाख कैश की रिकवरी हो चुकी है और उसके बाद जैसे इनको रिमांड पे लिया जाएगा और बाकी साथियों के साथ भी इनको कन्फ्रंट किया जाएगा जब भी उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उससे एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कितनी लूट हुई, कहाँ पे वो पैसे गए या वो जो लूटी हुई सामग्री थी वो कहाँ गई।
पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि उसके साथ गैंग के 4-5 सदस्य और भी मौजूद थे। अब पुलिस उन सभी सदस्यों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 48 पर एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस पीसीआर को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई, वहीं कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। रेवाड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बावल में नेशनल हाईवे नंबर 48 पर चांदुआस से ओढ़ी कट के बीच बावल थाना पीसीआर 5 नंबर चालान काट रही थी। इसी दौरान पीछे से ट्राले ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पीसीआर के साथ रतनलाल इंचार्ज, राजेश हवलदार, एसपीओ बलवान और होमगार्ड नवीन थे। जयपुर की तरफ से पत्थर भरा ट्राला तेज रफ्तार में आया। ट्राली ड्राइवर पर नशा करने का आरोप है। नशे की हालत में ट्राली ड्राइवर ने बावल थाना पीसीआर को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 4 मुलाजिम घायल हुए, जबकि नवीन होमगार्ड की मौके पर मौत हो गई। नवीन की डेड बॉडी सीएचसी हॉस्पिटल बावल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाई गई। मृतक होमगार्ड का पोस्टमार्टम अब करवाया जाएगा। बावल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल तेज रफ्तार का कहर पुलिस पर टूटा है। पुलिस की जीप हादसे का शिकार हुई है। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों की लापरवाही कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। फतेहाबाद के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 3 छात्राएं गायब हैं और अब तक इनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब 3 नाबालिग छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। स्कूल में छुट्टी होने के बाद जब छात्राएं वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने स्कूल में पता किया, जहां उन्हें पता चला कि तीनों छात्राएं स्कूल पहुंची ही नहीं थी। जिसके बाद तीनों की तलाश शुरू कर दी गई, मगर उनका कोई अता पता नहीं चला। जानकारी के मुताबिक 2 छात्राएं फतेहाबाद की भाटिया कॉलोनी की हैं और एक ठाकर बस्ती की रहने वाली है। हालांकि ये जानकारी भी सामने आई कि एक छात्रा अपने साथ कुछ पैसे और अन्य सामान लेकर गई है, लेकिन अभी तक तीनों का कोई सुराग नहीं लग पाया। 2 लड़कियां भाटिया कॉलोनी थी, एक ठाकर बस्ती की थी। ये तीनों इकट्ठी सहेलियाँ थी, इकट्ठी पढ़ती थी। 30/5 को सुबह जो भाटिया कॉलोनी में लड़कियां ठाकर बस्ती में आई हैं, उस लड़की के घर से उसको बुला के स्कूल बैग लेके, ये स्कूल राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं हैं, वहाँ गई हैं, लेकिन स्कूल में ये नहीं पहुँची। तो जैसे ही उनके माता पिता को पता लग गया, उन्होंने हमें इतला दी, हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इनकी एक नंबर मिला, उसकी सीडीआर लगवा रहे हैं, इनकी तलाश कर रहे हैं। सुबह स्कूल के लिए निकली छात्राओं की कोई जानकारी हाथ नहीं लग पाई, जिससे परिजन निराश है। परिजनों का हाल बेहाल है, तो वहीं पुलिस भी उनकी तलाश में दिन रात जुटी है। हालांकि पुलिस ने इन छात्राओं को ढूंढना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि इन छात्राओं को पुलिस कब तक ढूंढ पाती है और सुरक्षित परिवार तक कब पहुंचा पाती है।